सिलेक्शन के लिए आपको किस दिशा में जाना है यह मैं आपको बता देता हूं दोस्त, क्या चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले एक चीज जो इंपॉर्टेंट है दैट इज सोल थ्योरी कंटेंट। बेस्ट थ्योरी कंटेंट, सोल थ्योरी कंटेंट, जिसके अलावा आपको मुंह उठाकर कहीं और देखने की जरूरत नहीं है, और वो कंटेंट आपको क्लास में ही मिल जाएगा, यानी अपना कंटेंट, भाई की क्लास का कंटेंट। इसके अलावा आपको कहीं और नहीं जाना है। इतनी थ्योरी मोर देन सफिशिएंट है कुछ भी क्रैक करने के लिए। कुछ भी मतलब कुछ भी। अब आप जितना ऊपर सोच सकते हो वो आपके लिए बेहतर है, जितना ऊपर सोच सकते हो आप सोच लीजिए। ये थ्योरी कंटेंट मोर देन सफिशिएंट होने वाला है, मोर देन एम्पल होने वाला है। इसके बाद आपको चाहिए होती है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के लिए आपको बैच में फ्रीली क्या मिल रहा है, डीपीपी मिल रही है। क्या सफिशिएंट होती है सर? बिल्कुल सफिशिएंट होती है, लेकिन हाथ में एक किताब चाहिए होती है। या तो आप डीपीपी इसका प्रिंट निकाल लो, जो कि ऑब्वियसली आपको बहुत कॉस्टली पड़ेगा, और डीपीपी में कोई भी बात आपको नहीं मिले तो एक टेक्निक जो कि हम हमेशा यूज करते आए हैं उसका नाम क्या है, सप्लीमेंटेशन टेक्निक। इससे भागना नहीं है, इसको अपनाना है। सप्लीमेंटेशन टेक्निक ये क्या होता है सर? मेरे भाई कई बार ऐसा होगा कि मैं जानबूझ के डीपीपी में एक ऐसा सवाल दूंगा जो आपसे ना बने, और आपको उस सवाल को देखकर डरना नहीं है, बल्कि आपको क्या करना है, आपको उस सवाल को अपने नोट्स में सप्लीमेंट करना है, जिससे कि आप अगली बार जब ऐसा कोई सवाल देख रहे हो तो आप उसकी धज्जी उड़ा पाए। दिस इज कॉल्ड एज सप्लीमेंटेशन टेक्निक। कोई PYQ है 2013 से पहले का, वो हत्थे चढ़ गया भैया, है ना, और ऐसा लगा ये तो नई NCERT पढ़ के हो ही नहीं रहा है सर। क्या करें? डरने की जरूरत नहीं है। उस कॉन्सेप्ट में जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे अपने नोट्स में सप्लीमेंट कर लीजिए। अगली बार जब आपको सेम सवाल दिखेगा तो क्या आप बना पाएंगे? बिल्कुल बना पाएंगे। दिस इज कॉल्ड एज सप्लीमेंटेशन, राइट। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू टेक फॉर श्योर इज टेस्ट। आपके बैच में बहुत सारे टेस्ट हैं। इन टेस्ट को आपको बहुत सीरियसली, बहुत ईमानदारी से देना है स्टार्टिंग से ही। यह नहीं देखना कि भाई अभी तो हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, मैं तो एंड में टेस्ट दे लूंगा। नहीं मेरे भाई, नहीं। यहां पर आपको टेस्ट शुरू से देने हैं और बहुत सीरियसली देने हैं, और इनमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको करनी है वो है टेस्ट एनालिसिस। सर ये क्या होता है? पहले टेस्ट में समझ लीजिए कि आपका 720 नंबर का टेस्ट था, और 720 नंबर के टेस्ट में से आपके आए 600 नंबर। आपने ईमानदारी से टेस्ट दिया, 600 नंबर का आपको जेन्युइनली काम आता था, पर अब आपको यह एनालाइज करना है कि ये 120 नंबर कहां गए। समझ लीजिए 10 क्वेश्चन ऐसे थे जो आपको आते ही नहीं थे, आपने पढ़े ही नहीं थे। 10 क्वेश्चन ऐसे थे जिनके कॉन्सेप्ट ही आपके लैक थे। आप क्या करोगे? आप इन 10 क्वेश्चन के कंसेप्ट को पढ़ोगे और इन 10 क्वेश्चन को करने की कोशिश करोगे। अगर आपके 10 क्वेश्चन सही बन गए तो 40 नंबर का जुगाड़ आपने कर लिया, और अब खेल आता है बचे हुए 80 नंबर का। 2 आपने बबल गलत भर दिए, यानी आपका 10 नंबर का काम यहां पर खराब हो गया नेगेटिव मार्किंग में। 2 आपने बबल एरर कर दिए, तो अगली बार आप क्या करोगे? आप कोशिश करोगे कि धीरे धीरे करत करत अभ्यास के, है ना भैया, अपने आप को सुधारोगे और धीरे धीरे इस बबल एरर को कम करोगे, जिससे आप OMR सही तरीके से भर पाओ। करेक्ट है? इसके अलावा अगर आप देखो तो 10 नंबर का काम आपने और कर लिया, अब 70 नंबर का काम बचा। ये जो 70 नंबर का काम है, इसमें आप क्या कर रहे होंगे? इसमें आप और देख रहे होंगे कि मुझसे क्या गलती हुई, क्या मुझसे क्वेश्चन पढ़ने में कोई सिली मिस्टेक हुई, क्या मुझसे आंसर मार्क करने में कोई सिली मिस्टेक हुई। हां सर, 10 क्वेश्चन में तो मैं एंड और नॉट एंड दा में ही कंफ्यूज हो गया, यानी कि मैंने 40 नंबर का काम यहां पर गवा दिया। इन क्वेश्चंस को मैं ठीक से सॉल्व नहीं कर पाया। एंड सिमिलरली आपको आइडिया लग जाता है कि ये जो 600 नंबर हैं, इनके अलावा बचे हुए जो बाकी के नंबर है, ये कहां से आएंगे। ये आपको पता लगेगा मेरे दोस्त आफ्टर एनालिसिस, है ना। तो आपको अच्छे तरीके से टेस्ट को एनालाइज करना है, और उसके बाद आपको रिवीजन करने हैं। आप लोग पूछते रहते हो सर कितने रिवीजन करें? कम से कम ओवरऑल आपको कम से कम ओवरऑल 7 से 8 रिवीजन करने हैं। अगर आपको 7 से 8 रिवीजन करने हैं तो जाहिर सी बात है आपके रिसोर्सेज बहुत कन्फाइंड होने चाहिए। आप अगर एक बहुत मोटी किताब को पढ़ते हो तो आप उसे बार बार नहीं पढ़ सकते, आपको चीजों को शॉर्ट करना होगा। यू नीड टू मेक थिंग्स वेरी क्रिस्प, तभी आप चीजों को अच्छे तरीके से समझ पाओगे, अदरवाइज नहीं समझ पाओगे। आपका रिवीजन प्रॉपर्ली इसीलिए नहीं हो पाता क्योंकि एक तो आप उसे
टाइमली स्टार्ट नहीं करते, 3 महीने बाद रिवीजन करेंगे सर, तब तक पता ही नहीं लगता कि पढ़ा क्या था, तब तक पढ़ा हुआ तो दिमाग से साफ हो जाता है मेरे भाई, तो रिवीजन क्या करेंगे। अगर आपने आज कोई टॉपिक पढ़ा है तो कोशिश करिए 1 वीक के अंदर अंदर उसका पहला रिवीजन हो जाए, 1 मंथ के अंदर अंदर उसका दूसरा रिवीजन हो जाए। और सबसे बेस्ट तो यह है कि आपने आज ही चीज पढ़ी है तो आज ही उसका एक छोटा सा रिवीजन हो जाए, आंखों के सामने से पूरे डेटा को एक बार निकाल लीजिए। ये 3 रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, ये अगर आपने कर दिए तो मामला सेट है। ऐसा नहीं है कि 3 महीने बाद करूंगा, उसमें आपको सेम टाइम ही लगेगा। लेट्स से आज अगर कोई चैप्टर है वो आपने 10 घंटे में पूरा किया, एक चैप्टर है जो 10 घंटे में पूरा हुआ, 3 महीने बाद इसको करने जाओगे तो ये 9 घंटे में पूरा होगा, यानी आपने क्या उखाड़ा, कुछ भी नहीं। बेसिक कॉन्सेप्ट आपके वैसे के वैसे ही हैं, बस रिपीटेटिव इंफॉर्मेशन को आपने काट दिया, यानी पहले जितना ही वक्त लग रहा है इसे रिवीजन नहीं कहते, इसे दोबारा किताब पढ़ना कहते हैं। अगर आपने 10 घंटे में कोई चीज पढ़ी है और इसको आप जब फर्स्ट टाइम रिवाइज कर रहे हो तो आप 2 घंटे में पढ़ पा रहे हो, फिर आप 1 घंटे में पढ़ पा रहे हो, फिर आपको ऊपर ऊपर से चीज देखनी पड़ रही है, 30 मिनट में पढ़ पा रहे हो, 20 मिनट में पढ़ पा रहे हो, और चिट्टी रोबो की तरह ऐसे किताब निकाल रहे हो आंखों के सामने से झटपट एग्जाम के टाइम पे, दैट इज रिवीजन। उसको रिवीजन कहा जाता है मेरे भाई, इसको रिवीजन नहीं कहते। इसमें वी आर नॉट सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम। तो आपको सिर्फ थ्योरी के लिए लेक्चर देख रहे हैं, हमारे लेक्चर मोर देन सफिशिएंट है। क्वेश्चन के लिए जितने हम क्वेश्चन देंगे वो भी मोर देन सफिशिएंट है। टेस्ट आपको ईमानदारी से देना है, अच्छे से देना है, क्योंकि खुद के साथ गद्दारी करके आज तक कोई नहीं जीता। आपको पता है कि आपको एक मेडिकल सीट अगर चाहिए तो वहां ईमानदारी से पेपर देना पड़ेगा। तो यू नीड टू गिव दीज टेस्ट विद फुल ऑनेस्टी एंड आपको रिवीजन करना है कई बार।